हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था हमारा चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कौन सा चैप्टर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप तुम लोगों ने वो क्लास देख लिया होगा और घर पे जाके रिवाइज भी कर लिया होगा। फटाफट से एक बार हम भी रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या क्या हमने इसमें पढ़ा था। सबसे पहले हमने लिखे थे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया था, सोर्सेज ऑफ कैपिटल एंड देयर कॉस्ट। हमने कहा कैपिटल के क्या क्या सोर्सेज हैं। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे, याद रखना शॉर्ट टर्म कैपिटल की बात हम नहीं कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में WACC कैलकुलेशन में कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल का कोई रोल नहीं होगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल में किसकी बात कर रहे हैं सर? इक्विटी की बात कर रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं, बॉन्ड वगैरह की बात कर रहे हैं। ओके, अब इनके रिगार्डिंग ऑब्वियसली हमको किसी न किसी तरह का कॉस्ट पे करना होता है। जैसे डिवेंचर्स या बॉन्ड के रिगार्डिंग हमको इंटरेस्ट देना होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग हमको डिविडेंड देना होता है। इवन रिडीमेबल है, अगर ये बॉन्ड हुआ या डिवेंचर्स हुआ या प्रेफरेंस शेयर्स है, अगर रिडीमेबल है तो हमको क्या करना होगा? हमको ये भी देखना होगा कि कितने ड्यूरेशन में इसका क्या होगा, रिडम्पशन होगा, किस प्राइस पे रिडम्पशन होगा, इशू के टाइम में कितना पैसा कलेक्ट हुआ। तो ये सारी बातें हमको यहाँ पर देखनी होती है। अच्छा सर, रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी के केस में क्या होगा? इक्विटी के केस में क्या होता है, हमने अलग अलग अप्रोचेस जानी थी। एक CAPM अप्रोच के बारे में जाना था, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, है ना, हमने लिखवाया था यहाँ पर आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल नाम लिखवाए थे, बिल्कुल। तो CAPM मॉडल के बारे में सुना था कि एक CAPM होता है जहाँ पे बीटा के बेसिस पर, रिस्क बेसिस पर हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किया जाएगा। सिंपली क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर हमसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी कैपिटल पे, वही हमारे लिए क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। अच्छा, एक डिविडेंड बेसिस पे भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, एक अर्निंग्स बेसिस पे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि रिजर्व एंड सरप्लस की भी क्या कोई कॉस्ट होती है? बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस कैसे क्रिएट होता है? कंपनी को प्रॉफिट्स हुआ, अब वो प्रॉफिट्स या तो कंपनी क्या कर सकती है, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है एज ए डिविडेंड, या अपने पास रिटेन कर सकती है। तो अगर शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करके कंपनी ने उस प्रॉफिट को अपने पास रिटेन किया, तो शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई वो मेरा पैसा था, मेरी कमाई का पैसा था, मेरी कैपिटल पे कमाया हुआ पैसा था। अगर कंपनी तुम अपने पास रिटेन कर रही हो, रख रही हो, तो ऑब्वियसली उस पैसे पे भी हमको कुछ कमा के तो दोगे ना। तो वो जो एक्सपेक्टेशन होगी शेयर होल्डर की उस रिटेन अर्निंग्स वाले अमाउंट पे, तो वही क्या होगी, कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस बोल दो या कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कह दो। ठीक है, नाउ देन हमने जाना था थोड़ा बहुत WACC के बारे में। मैंने कहा WACC क्या होता है? WACC होता है इन सारी कैपिटल का ऑन एन एवरेज कॉस्ट हमको कितना पड़ रहा है ना। हमने इक्विटी से भी रेज किया, हमने प्रेफरेंस से भी रेज किया, हमने लॉन्ग टर्म डेट से भी रेज किया, हमने रिजर्व एंड सरप्लस से भी रेज किया। तो इन सबसे जब हमने पूरा पैसा रेज किया तो टोटल कैपिटल पे, क्योंकि सबकी कॉस्ट अलग अलग है, KD अलग होगा, KP अलग होगा, KE अलग होगा, KR अलग अलग होगा, तो लेकिन हमको ऑन एन एवरेज कितना पड़ रहा है, टोटल कैपिटल की अगर हम बात करें तो हमको ऑन एन एवरेज कॉस्ट कितना पड़ रहा है, दैट इज WACC। ओके, फिर ग्रोथ रेट है, इसका कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे, सबसे लास्ट छोटा सा टॉपिक है वो तो। देन हम यहाँ पर आए थे कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है? इज द इफेक्टिव रेट अ कंपनी पे ऑन इट्स लॉन्ग टर्म बोरिंग। कंपनी की जो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, सच एज बॉन्ड हुआ, डिवेंचर्स हुआ, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह हुए, इस पर कंपनी जो भी इफेक्टिवली पे कर रही है। इफेक्टिव की अगर बात करूं तो कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा है ना आप लोगों ने। इफेक्टिव की मैंने बात किया था कि इफेक्टिव रेट क्या हो रहा है। जैसे टैक्स सेविंग को भी कंसिडर किया जाता है, आफ्टर टैक्स, याद है, बिफोर टैक्स ये, आफ्टर टैक्स ये, हम आफ्टर टैक्स को कंसिडर करते हैं क्योंकि टैक्स सेविंग को भी कंसिडर करना पड़ता है। अब जैसे मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट एक खर्चा होता है, उस खर्चे के कारण क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अब प्रॉफिट्स कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी कम देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो वो जो टैक्स सेविंग हो रहा है, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, एक तरफ इंटरेस्ट दे रहा हूँ, दूसरी तरफ जो टैक्स देने वाला था, जो टैक्स बनता, उसमें टैक्स सेविंग हो गया। क्यों? क्योंकि खर्चा हुआ तो प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम देना पड़ा। तो इंटरेस्ट के खर्चे के कारण गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ रहा है। तो एक जगह अगर मैं किसी को पे कर रहा हूं तो कहीं दूसरी जगह उसकी वजह से सेविंग हो रहा है ना, तो मेरे को नेट कॉस्ट देखना पड़ता है। नेट कॉस्ट कि 10 रुपए अगर मैं दे रहा हूँ, 3 रुपए गवर्नमेंट को देने से बच रहे हैं, तो मेरा 7 रुपए ही नेट क्या बचेगा, इंटरेस्ट का कॉस्ट आएगा। तो इफेक्टिव देखना पड़ेगा, इफेक्टिव रेट, वही कॉस्ट ऑफ डेट होगा। हमने देखा भी था जब हमने फॉर्मूला सीखा था, तो हमने देखा था एक रिडीमेबल डेट, एक रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डेट में मैंने कहा था KD आफ्टर टैक्स, ये वाली बात करते हैं, बिफोर टैक्स ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ाने के लिए, बताने के लिए सिखा दिया, बता दिया। लेकिन WACC की कैलकुलेशन में कौन सा काम आएगा? हमेशा आफ्टर टैक्स ही काम आएगा।
बिफोर टैक्स क्या होता है, इफेक्टिव नहीं होता, इफेक्टिव रेट नहीं होता। ये तो ठीक है, हम दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग इतना पे कर रहे हैं, बट ये इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव देखना है, प्रॉपर देखना है। आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट पूछे तो हमेशा आफ्टर टैक्स बताना, बिफोर टैक्स बताओ तो साथ में ठीक है, ऑन एन एडिशन हो सकता है, बट आफ्टर टैक्स तो बताना कंपलसरी है। आगे चल के WACC की कैलकुलेशन में भी आफ्टर टैक्स ही आएगा। तो जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस पर क्या कर रहे हो आप, टैक्स सेविंग को कंसिडर कर रहे हो, इसलिए इंटरेस्ट इंटू 1 - t, किसी भी अमाउंट को 1 - t से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वो आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उस पर मिलने वाला, जैसे ये खर्चा है तो खर्चे पे जो टैक्स सेविंग है उसको कंसिडर करने के बाद नेट खर्चा, नेट एक्सपेंस, नेट कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, डन है। तो फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट इंटू 1 - t डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। यही फॉर्मूला रिडीमेबल डेट के केस में क्या था, आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, इंटरेस्ट इंटू 1 - t, इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स कन्वर्ट कर दिया, प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। आई होप तुम लोगों ने घर पर जाकर इन फॉर्मूलाज की क्या किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा ना। पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोला था रेगुलर कम एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, रेगुलर है, पूरा डिटेल में बताया जा रहा है ना। एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ इसलिए कि कुछ क्वेश्चंस लास्ट में जो सेम होंगे हम वो इस तरीके से आपको शो कर देंगे। अब वो सेम है तो वैसे भी शो करने से काम चल जाएगा, ठीक है। और कुछ मेरे जो नोट्स इस तरीके से बने हुए हैं कि अपना टाइम सेव होगा, बस और कुछ नहीं, पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं तुमको, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड के प्राइस में रेगुलर का फायदा देखो ना। एग्जाम्पल ये हमने किया था, एक परपेचुअल बॉन्ड का कर लिया था, एक हमने मतलब परपेचुअल मतलब इरिडीमेबल है ना, एक रिडीमेबल का भी कर लिया था हमने। और फिर हमने कहा था कि अब और जो क्वेश्चन करने हैं वो हम क्या करेंगे, हमारे बुक में आके करेंगे। तो चलिए बुक की तरफ चलते हैं और वो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के वो कर लेते हैं। प्लस एक और कॉन्सेप्ट आएगा लॉन्ग टर्म डेट में ही, कौन सा, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स का, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स का। तो वो भी आज ही डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के केस में किस तरीके से हम केडी फाइंड आउट करते हैं, मतलब कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के केस में हम उसकी कैसे कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। ये सेम रहेगा, जैसा इरिडीमेबल डेट था वैसे ही इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होगा, बस इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड जाएगा। रिडीमेबल डेट की जैसे ही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा, है ना। बस सिंपल डिवेंचर्स पे, बॉन्ड पे, लोन वगैरह पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, वहीं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। बस इतना सा फर्क रहेगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा। और एक और चीज फर्क रहेगी वो मैं आपसे पूछूंगा जब पढ़ाऊंगा तब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, आ जाइए बुक पर, चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये WACC समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि ऑन एन एवरेज हमको कितना आ रहा है। जैसे सिक्योर्ड लोन था और अनसिक्योर्ड लोन, ये एक 10% है और एक 15% है, राइट। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, कोई रेट को देखेगा तो बोलेगा कि 12.5%, 12.5% हमको एवरेज आ रहा है। लेकिन सिंपल एवरेज नहीं देखना होता, वेटेड एवरेज देखना होता है। ये जो 10% है इससे 8 लाख रुपए तुमने रेज कर रखे हैं और 15% से सिर्फ 2 लाख रुपए रेज किया है, तो ऑब्वियसली जो वेटेड एवरेज रेट होगा वो किसके नियरेस्ट होगा, 10% के, क्योंकि यहाँ पर वेट ज्यादा है, यहाँ पर आपने लोन का अमाउंट ज्यादा ले रखा है। तो जिधर ज्यादा वेट होगा ऑब्वियसली हमारा जो WACC होगा वो भी उसके नियरेस्ट आएगा। तो हमारा जो WACC आया था वो कितना आया था, 11%। कि ऑनलाइन एवरेज हमको कॉस्ट कितना पड़ रहा है, पूरे 10 लाख पे बात करें तो 10 लाख पे हमको कॉस्ट आ रही है 1,10,000 की, दैट इज 11%। नाउ कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है, इसमें हमने फॉर्मुलाज वगैरह सब लिखा था। अब फटाफट से आ जाओ एग्जाम्पल पे। आई होप तुम लोगों ने ट्राई भी किया होगा ना ये क्वेश्चन, तो अगर किसी ने ट्राई किया है तो एक बार चेक कर लेना कि उसका आंसर सही है कि नहीं है। चलिए देखो पहला क्वेश्चन, Jen and Company seals a new issue of 6% irredeemable debenture to raise 1 lakh and realizes the full value of 100। कोई Jen and Company है, seals a new issue मतलब एक नया इश्यू लेकर आई है मार्केट में, seals मतलब इश्यू करना, ठीक है। 6% irredeemable, सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये सेट करो कि रिडीमेबल की इरिडीमेबल, सर इरिडीमेबल, तो फॉर्मूला भी कौन सा वाला लगेगा, इरिडीमेबल वाला लगेगा। ओके, ये 6% क्या है सर, ये तो उन्होंने कॉस्ट दे दिया, नहीं कॉस्ट नहीं, ये सिर्फ सिंपली कूपन रेट है, कूपन रेट है। कूपन रेट क्या होता है सर, सिंपली डिवेंचर्स के केस में, बॉन्ड के केस में हम इसको इंटरेस्ट रेट बोल देते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में हम इसको डिविडेंड रेट बोल देते हैं। ओके, तो ये सिर्फ कूपन रेट है। इसको किस पे अप्लाई किया जाता है, इसको फेस वैल्यू पे अप्लाई किया जाता है। इसको अगर हम फेस वैल्यू पे अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। ये 100 रुपए क्या है, फेस वैल्यू है, 100 रुपए क्या फेस वैल्यू है। ओके, तो सर ये 1 लाख क्या है, ये 1 लाख टोटल अमाउंट है कि टोटल अमाउंट के कितने डिवेंचर्स आपने इश्यू किए हैं।
और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना बता रखा है 100 रुपए। तो पर डिबेंचर का भी वैल्यूएशन दे रखा है, टोटल भी बता रखा है, जैसा आपकी मर्जी हो, जैसा आपकी इच्छा हो, टोटल पे कैलकुलेट करना हो टोटल पे करो और सिंगल डिबेंचर पे करना हो सिंगल पे, बात वही है, आंसर सेम आएगा। टैक्स रेट 40% है। डेट आर इश्यूड एट पार, इसका मतलब सिंपली इश्यू प्राइस क्या हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ, इश्यू प्राइस क्या हो गया है सर, डिवेंचर्स कैसे इशू किए गए हैं एट पार, मतलब एट फेस वैल्यू, तो 100 रुपए पे इशू किया गया, तो नेट प्रोसीड क्या रहेगा, इश्यू प्राइस 100 रुपए, तो 100 रुपए हमारे पास आए। इश्यू एक्सपेंसेस मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि नेट प्रोसीड क्या है 100 रुपए है। अब कॉस्ट ऑफ डेट पता करना है, कुछ बोला नहीं है तो हम हमेशा क्या करेंगे, आफ्टर टैक्स ही पता करेंगे। तो फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले, तो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स फॉर्मूला क्या रहेगा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, रिडम्पशन तो होना नहीं है, तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। अब अगर आप पूरा पे चाहते हो कि नहीं मैं तो पूरा पे कैलकुलेट करूं, तो 1 लाख रुपए के डिवेंचर आपने इश्यू किए हैं एट पार, मतलब कलेक्शन भी एट पार, मतलब 1 लाख रुपए पूरा हुआ है, तो नेट प्रोसीड 1 लाख। इंटरेस्ट कितना, फेस वैल्यू का 6%, तो अभी 6% 100 रुपए का मत लेना, पूरा 1 लाख का लेना, तो 1 लाख का 6% कितना होगा सर, 1 लाख का 6%, 1 लाख इंटू 6%, 6000, ओके, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कितना 40%, तो 1 माइनस 0.40, अब देख लो सॉल्यूशन कितना आएगा, 6 इंटू 0.6 किया डिवाइडेड बाय किया 1 लाख इंटू 100, 3.6%, 3.6%, ओके। किसी को आप अगर पर डिवेंचर्स कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे रहेगा, नेट प्रोसीड में क्या आएगा, एक डिवेंचर इशू करने पे कितना मिला तुमको 100 रुपए मिला नेट प्रोसीड, और इंटरेस्ट कितना जाएगा 100 रुपए, फेस वैल्यू 100 रुपए, 100 रुपए का 6%, 6 इंटू 1 माइनस 0.40 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, ये भी सेम 3.6%। तो कैसे भी कैलकुलेट करो, चाहे टोटल पे कैलकुलेट करो, चाहे सिंगल डिवेंचर पे कैलकुलेट करो, कॉस्ट ऑफ डेट सेम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल क्या करे, अ कंपनी इश्यूज 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख एट पार एंड इंकर 10,000 एज इश्यू एक्सपेंसेस। 12% डिबेंचर इशू किया, 12% क्या है कूपन रेट, 12% क्या है कूपन रेट, ओके। 5 लाख का एट पार, ठीक है, मतलब अगेन 5 लाख पे 5 लाख का कलेक्शन हुआ, इनकर 10,000 इश्यू एक्सपेंसेस, लेकिन इस बार इश्यू एक्सपेंसेस हैं, इसका मतलब 5 लाख रुपए आए हैं लेकिन 10,000 रुपए खर्च भी हो गए हैं, तो नेट अपने हाथ कितना लगा, नेट अपने हाथ डिवेंचर इशू करने से 4,90,000 मिला। टैक्स रेट 30% है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डेट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेट, ओके। सो केडी आफ्टर टैक्स क्या लगता है, रिडीमेबल की रिडीमेबल, सर कुछ लिखा हुआ तो नहीं, कुछ बोला ही नहीं सर, परपेचुअल है, रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, कुछ बोला ही नहीं, क्या करें, रिडम्पशन पीरियड दे रखा है क्या कि कितने टाइम बाद रिडीम होंगे, नहीं ना, इसका मतलब वो इरिडीमेबल है, इसका मतलब वो इरिडीमेबल है। नाउ क्या रहेगा फॉर्मूला, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी, फॉर्मूला जितनी बार मैं बोलूं उतनी बार तुमको भी बोलना है, उससे ज्यादा बार ही बोलना है, ठीक है ना, मैं जितना बोलूं उससे ज्यादा बार ही बोलना, और मन मन में नहीं, बोल बोल कर, है ना, बोल बोल कर, मैं जैसे बोलूं इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, आप भी वही बोले इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, इंटू भी भूल गए ना गड़बड़ है, आपने अगर बोला इंटरेस्ट 1 माइनस टी, आगे जाके भूल जाओगे कि इंटरेस्ट और 1 माइनस टी के बीच में मल्टीप्लीकेशन है ना, तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। क्या यहां पर सिंगल डिबेंचर्स पे कैलकुलेशन पॉसिबल है, नहीं, आपको कंप्लीट पे देखना पड़ेगा क्योंकि दे ही नहीं रखा, पर डिबेंचर फेस वैल्यू वगैरह दे नहीं रखा, इश्यू प्राइस दे नहीं रखा। नाउ 5 लाख रुपए आप कलेक्ट किए लेकिन 10,000 खर्च भी हो गए, तो 490 इज द नेट प्रोसीड। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे, तो 5 लाख का 12%, 5 लाख इंटू 12% कितना हुआ 60,000, ओके, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कितना 30% इंटू 100, तो 60,000 इंटू 0.7 किया डिवाइडेड बाय 4,90,000 इंटू 100, इट इज 8.57142857, आप 2 डेसिमल पॉइंट तक लिख सकते हैं, तो 8.57%, डन अप्रोक्स।
अप्रोक्स वर्ड लगा देना, जब तक क्वेश्चन वाला ना बोले कि 2 डेसिमल पॉइंट तक आंसर देना है, 3 तक देना है, 4 तक देना है, आपका जितना मर्जी है उतना तक आप पूरा भी लिख सकते हो, 8.57142857 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, जब बोल दिया जाए 3 डेसिमल पॉइंट तक ही देना, 4 डेसिमल पॉइंट तक देना, 2 डेसिमल पॉइंट तक देना, तो देन फिर उसको ही फॉलो करना है, फिर अगर फॉलो नहीं किया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी इशूड 10% debentures of rupees 100 each at a premium of 10% on 1st April 2018 to be matured on 1st April 2023। एक कंपनी थी जिसने 10,000 डिबेंचर इशू किया 10% डिबेंचर्स, 10% इज द कूपन रेट, 100 रुपए वाला, कितना प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे, 1st अप्रैल 18 को, टू बी मैच्योर्ड ऑन 1st अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 18 से 1 अप्रैल 23 कितना टाइम हो जाएगा सर, ये 5 साल हो जाएंगे 18 से 23 में, तो 5 साल बाद इसका रिडम्पशन होगा। रिडम्पशन कितने पे होगा कुछ बोला नहीं है, ठीक है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एज्यूमिंग 35% इज द टैक्स रेट। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ चीजें लिख देते हैं, क्या क्या चीज हमको चाहिए। फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, फॉर्मूला अपना जो रहेगा वो रहेगा केडी आफ्टर टैक्स, केडी आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी, क्योंकि रिडीमेबल है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 इंटू 100। ओके, नाउ क्या क्या चीजें लिखनी है अपने को, जैसे इंटरेस्ट की बात करें, एनुअल इंटरेस्ट हियर, इंटरेस्ट की बात करें आए, इंटरेस्ट कितना आएगा 100 रुपए फेस वैल्यू पे आएगा, फेस वैल्यू 100 रुपए, 100 रुपए का 10% कितना 10 रुपए हुआ, ओके 100 रुपए का 10% कितना 10 रुपए, ठीक है, ये रुपीस मत लिखो भले 10। देन आरवी कितना होगा, रिडम्पशन कितने पे होना है, इश्यू के बारे में तो बोला कि इश्यू कितने पे होगा, इश्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, लेकिन रिडम्पशन के बारे में नहीं बोला, तो अब रिडम्पशन कितने पे होगा सर, रिडम्पशन वैल्यू जो रहेगा कुछ बोला नहीं है ना, तो एज्यूम्ड एट फेस वैल्यू, एज्यूम्ड एट फेस वैल्यू, एज्यूम्ड एट फेस वैल्यू दैट इज कितने रुपए 100 रुपए, ओके। नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड क्या होता है, इश्यू प्राइस माइनस इश्यू एक्सपेंसेस, इश्यू प्राइस माइनस इश्यू एक्सपेंसेस, तो 100 रुपए वाला, 100 रुपए वाला डिवेंचर्स आप 10% प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो, तो 100 प्लस 10 कितना होगा 110, ये नेट प्रोसीड हो गया। नंबर ऑफ इयर्स, रिडम्पशन पीरियड कितना है, कितने साल बाद, 18 से 23, ये मंथ भी ध्यान में रखना ना, यहाँ पे तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल ही था, 1 अप्रैल से 31 मार्च हो तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मंथ्स भी ध्यान में रखना, तो 1 अप्रैल 18 से 1 अप्रैल 23, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिडम्पशन पीरियड 5 इयर्स, ओके। साथ साथ लिख रहे हो ना तुम लोग, लिखना बहुत जरूरी है, लिखे बिना कुछ नहीं है ना, लिखना बहुत जरूरी है ना। अब वैल्यूज पुट करो, सबसे पहले कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना है, 2-3 स्टेप ज्यादा होंगे चलेगा, गलती नहीं होना चाहिए, है ना, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, स्पीड अपने आप बन जाएगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना सर हमने लिखा 10 रुपए, टैक्स रेट कितना 35% प्लस आरवी रिडम्पशन वैल्यू 100 है, माइनस एनपी नेट प्रोसीड कितना 110 रुपए, डिवाइड बाय रिडम्पशन पीरियड 5 इयर्स, होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 ओके। अब सॉल्व कैसे करोगे, कई बच्चे ना इसमें भी गलती कर देते हैं सॉल्व करने में, तो ध्यान से करना, एक और स्टेप बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। 10 इंटू 1 माइनस 0.35 कितना होगा, तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, 1 माइनस, जो बच्चे को नहीं आता मैं बता रहा हूँ, 1 माइनस 0.35 0.65 आएगा, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना इंटू 10। सर सीरियसली ये बता रहे हो, बिल्कुल, कई बच्चे गलती कर देते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
अब इसको मैंने m प्लस में डाल दिया, ठीक है 6.5, बाकी आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो 6.5। नाउ 100 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 110 डिवाइडेड बाय कितना 5, ये माइनस का 2 आया, माइनस का 2। इसको भी आप क्या कर सकते हो m प्लस में डाल दो, फिर क्या कर दोगे MRC प्रेस कर दोगे ना, तो आपके पास अपने आप 4.5 लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन पे, 6.5 में से -2 हो जाएगा। नाउ 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 105 इंटू 100। नाउ सॉल्व कर देते हैं हम, 4.5 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, 4.2857 4.2857%। ओके आगे भी, हाँ आगे भी 14285। डन। तो मुश्किल था क्या? नहीं, होले होले हो जाएगा ना, टेंशन नहीं लेना। नाउ एग्जाम्पल अगेन, सर एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, हाँ फॉर्मूला सीखा प्रैक्टिस करना है, अब देन पहले फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सीखा देन प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल में यही तो होता है, पहले कॉन्सेप्ट छोटा सा होता है, एफएम के अंदर कॉन्सेप्ट तो छोटा सा होगा, मतलब समझाने में टाइम लगेगा लेकिन आपको याद करने में टाइम नहीं लगेगा, रिवाइज करने में कभी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बाद में तो सिर्फ प्रैक्टिस है उस फॉर्मूला पर। नाउ Moderna Limited is deciding to issue 30 lakh 11% डिवेंचर, 11% क्या कूपन रेट है, ऑफ 1000 क्या है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि हर बार 100 रुपए हो। डिवेंचर ऑफ 1000 ईच रिडीमेबल आफ्टर 5 years, नंबर ऑफ ईयर्स कितना 12। द डिवेंचर विल हैव टू बी सॉल्व एट 4% डिस्काउंट, विल हैव टू बी सॉल्व मतलब इश्यू कितने पे होना है, कंपनी बेच कितने पे रही है, अब कंपनी बेची है मतलब डिवेंचर दे रही है और पैसा ले रही है, पैसा ले रही है इसका मतलब इश्यू कर रही है डिवेंचर्स, तो ये ध्यान रखना, ये लिख लेना, ये कुछ भी नया वर्ड दिखे तो तुम उसको यहाँ पे लिख लिया करो, है ना, याद रहेगा, वो एक बार लिख लोगे हमेशा याद रहेगा फिर। तो डिवेंचर्स आपको इश्यू किए गए हैं, आपको इश्यू किए गए कैसा 4% डिस्काउंट पे। फर्दर अंडरराइटिंग कमीशन दे रहे हो आप 2% का, इश्यू एक्सपेंसेस हो गया है 2% किसका फेस वैल्यू का, जनरली अंडरराइटिंग कमीशन इश्यू प्राइस का दिया जाता है, लेकिन अगले ने बोला फेस वैल्यू का तो फेस वैल्यू का ही विल बी पेड बाय द कंपनी, तो उसमें अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला दिमाग नहीं लगाना कि सर आपने सिखाया था या किसी और टीचर ने सिखाया था सर कि है ना इश्यू प्राइस का कमीशन कैलकुलेट किया जाता है, नहीं इश्यू प्राइस का किया जाता है नो डाउट, लेकिन जब अगला क्वेश्चन वाला बोल रहा है फेस वैल्यू तो फिर फेस वैल्यू, भाई ने बोला फेस वैल्यू यूज करने का तो फेस वैल्यू यूज करने का, ठीक है। टैक्स रेट 30% कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इश्यू, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इश्यू मतलब वही डिवेंचर्स के केस में आप फाइंड आउट कर रहे हो, मतलब आपको केडी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो अगेन रिडीमेबल या इरिडीमेबल, सर रिडम्पशन पीरियड दे रखा है, रिडम्पशन होगा तो ऑब्वियसली रिडीमेबल, तो पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या फॉर्मूला लगाओगे केडी आफ्टर टैक्स को, केडी आफ्टर टैक्स, केडी आफ्टर टैक्स फॉर्मूला इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 ओके। अब जो जो डेटा मुझे चाहिए वो मैं यहां लिख लेता हूं, हियर, आप नीचे लिख लेना एग्जाम में है ना, वहां पे तो खूब अपनी कॉपी होगी ना, आराम से लिख कर आना, उसके अंदर पैसा दिया तुम लोगों ने। इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट सर कितना करोगे, इंटरेस्ट तुमको दिया, इंटरेस्ट तुम बता दो 11% है, क्या करूं 111% है ना, तो सर 100 का 11%, 100 मतलब फेस वैल्यू 11 100 रुपए होती है, 100 रुपए का 11% कितना 11, क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या तुम ऐसा ही कर रहे हो, अगर तुम ऐसा ही कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू कितना है इस बार 1000 रुपए, 1000 है, ये गलती कर देते हैं बच्चे ना, आदत पड़ी भी होती है 100 रुपए फेस वैल्यू की, तो 1000 रुपए फेस वैल्यू है, 1000 रुपए का 11% कितना होगा 110 रुपए, 110 रुपए, सॉरी हाँ ठीक है करेक्ट है 110 रुपए, इंटरेस्ट कितना 110 रुपए। नाउ नंबर ऑफ ईयर्स कितने टाइम बाद रिडम्पशन होगा, नंबर ऑफ ईयर्स है आफ्टर 12 ईयर्स, क्या बोल रहे हैं 12 साल बाद रिडीम होगा, तो नंबर ऑफ ईयर्स हो गया है 12। नाउ रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड की बात कर लें, रिडम्पशन वैल्यू आरवी कितना बोल रहा है 12 साल बाद कितने पे रिडीम करोगे, सर
इश्यू का तो बोला है कि कितने पे इश्यू हो रहा है, 4% डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है, सॉल्ड एट 4% डिस्काउंट, मतलब इश्यू तो बता रखा है पर रिडम्पशन का अगेन नहीं बता रखा, तो क्या मानोगे? रिडम्पशन कैसे हो रहा है? एज्यूम्ड एट फेस वैल्यू, मतलब 1,000 रुपए पर आप क्या मानेंगे, कंसिडर करेंगे, आप रिडम्पशन करेंगे। नाउ नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स की अगर बात की जाए तो क्या होगा सर? फेस वैल्यू माइनस इश्यू, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, या यूं कहें डायरेक्टली इश्यू प्राइस माइनस इश्यू एक्सपेंसेस। तो इश्यू प्राइस क्या रहेगा? इश्यू प्राइस क्या रहेगा और माइनस कर देना इश्यू एक्सपेंसेस, माइनस कर देना इश्यू एक्सपेंसेस। अब इश्यू एक्सपेंसेस का नाम हो तो वो कर देना भले, कोई दिक्कत नहीं है। इश्यू एक्सपेंसेस बोले तो अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रैकेट में लिख देता हूं कमीशन। ओके, इश्यू प्राइस क्या रहेगा? इश्यू प्राइस क्या रहेगा सर? 1,000 रुपीज का है, 4% डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं। 1,000 रुपीज फेस वैल्यू, 4% डिस्काउंट, 1000 का 4% कितना होता है? इंटू किया 4%, 40 रुपए, मतलब इश्यू प्राइस हो गया है 960। नाउ इश्यू एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो अंडरराइटिंग कमीशन है 2% का, फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू का 2% है, तो 1,000 रुपए और इसका 2%, तो 1000 इंटू 2%, 20 रुपीज ये हो गया, तो 940 इज द नेट प्रोसीड। नाउ समझ में आया ना? नेट प्रोसीड मतलब कितना अपने हाथ लगा, 1,000 वाला जो था डिबेंचर्स था, 1,000 वाला डिबेंचर्स आपने 4% डिस्काउंट पे इश्यू किया तो इश्यू प्राइस तो 960 हो गया, और उसके बाद 20 रुपए कमीशन का खर्चा और हो गया, इश्यू एक्सपेंसेस हो गए, तो नेट हाथ में आपने मिला कितना? 940। नाउ अब ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। इंटरेस्ट 110, 1 माइनस टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखा था 30%, लिख दिया, प्लस आरवी कितना? रिडम्पशन वैल्यू, सर रिडम्पशन वैल्यू है 1,000 रुपए, नेट प्रोसीड कितना? नेट प्रोसीड है 940। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स कितना? 12 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कितना? 12 ईयर्स, होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। सॉल्व करो, सबसे पहले 110 इंटू 0.7 करना, 77, एक दो स्टेप ज्यादा हो चलेगा, हर चीज लिखते हुए चलो। 1000 माइनस 940 डिवाइडेड बाय 12, 5 आ गया, होल डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 940 डिवाइडेड बाय 2, 970, 970 इंटू 100। ओके, तो 77 प्लस 5 किया डिवाइडेड बाय क्या किया? 970 इंटू 100, 8.4536, 8.4536%। डन, ये आ गया कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। नाउ एक और क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन है ना, और ठीक है, तीन है सर, तीन, वो करंट कॉस्ट भी है। चलिए ये तीन क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, मॉडर्ना लिमिटेड इज डिसाइडिंग टू इश्यू 30 लाख। एक काम करो, क्या ये मैं तुमको घर पर करने के लिए दे दूं क्या? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला तुम्हारा ना होमवर्क है, तुम खुद ट्राई करके आओगे और फिर कल मैं तुमको इसका आंसर बताऊंगा। ये होमवर्क है, ये सेम ऊपर जैसा ही है, बस ऊपर वाले क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस क्या है? वहां पे डिस्काउंट पे इशू किया गया था, यहाँ पे प्रीमियम पे इशू किया गया। ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन वही है 2% फेस वैल्यू का। ठीक है, देखना तुम लोग एक बार, देखना तुम लोग एक बार, ये तुम्हारे लिए होमवर्क। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल, ये तो हो गया था ना सबका, कोई रह तो नहीं गया ना पीछे? चलो देखो फिर, अ कंपनी इश्यूड 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1st अप्रैल 17 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1st अप्रैल 22, 17 से 22, 5 साल। मार्केट प्राइस ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डिबेंचर, हाईलाइट कर देना इसको, मार्केट प्राइस ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डिबेंचर, अभी जो डिबेंचर इशू कर रखे हैं उसका मार्केट प्राइस दे रखा है तुमको 80। The company wants to know the current cost of its existing debt.
आपको क्या बताना है, इसका करंट कॉस्ट बताना है, एग्जिस्टिंग डेट का करंट कॉस्ट, जो नया इशू कर रहे हैं उसका नहीं बोला, करंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट आपको बताना है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर एज्यूमिंग 35% इज द टैक्स रेट। कब, अब इसके लिए मैंने यहाँ पर दे रखा है आपको हिंट, क्या, समटाइम्स इन क्वेश्चन करंट कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी इज टू बी आस्क्ड, देन मार्केट प्राइस इज टेकन एज नेट प्रोसीड। तो आप डिवेंचर इश्यू नहीं कर रहे हो, आप उसका क्या करोगे, एग्जिस्टिंग डेट का जो मार्केट प्राइस है 80 रुपए, उसे ही क्या करोगे, नेट प्रोसीड कंसिडर करोगे। तो जहां पे नेट प्रोसीड लिखोगे अपने फॉर्मूला में, वहां पे नेट प्रोसीड मतलब ये नहीं आएगा कि भैया इश्यू प्राइस माइनस इश्यू एक्सपेंसेस, वहां पर क्या आएगा, मार्केट प्राइस लिखा जाएगा, मार्केट प्राइस, जब भी करंट कॉस्ट पूछा जाए एग्जिस्टिंग डेट का। ओके, फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर, फॉर्मूला वही, रिडीमेबल है तो रिडीमेबल, इरिडीमेबल है तो इरिडीमेबल। सर ये 1 अप्रैल 17 है, मैच्योर्ड हो रहा है 1 अप्रैल 22, मतलब रिडीमेबल हुआ ना, तो फॉर्मूला लगाओ, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स क्या रहेगा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला मैं बार बार क्यों लिखता हूं और क्यों बोलता हूं, क्या मुझे याद करना है, नहीं, ये इसलिए लिखता हूं कि तुम्हें याद हो जाए। अब तुम लोग कंजूसी कर रहे हो कि भाई नहीं फॉर्मूला क्या लिखना है, डायरेक्ट वैल्यूज लिख देंगे आप लोग। किसी किसी बच्चे को जल्दी होती है ना कि हाँ सर से पहले सॉल्व कर देंगे, दूसरे बच्चों से पहले सॉल्व कर देंगे, कितना जल्दी सॉल्व कर सके, है ना। फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो तो ये मत सोचना कि जल्दी कैसे करना है, ये सोचना कि बढ़िया प्रेजेंटेशन कैसे हो, धीरे धीरे हर चीज को पूरा डिटेल में कैसे लिखें। फर्स्ट टाइम जब भी पढ़ रहे हो कभी भी जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। देखो इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट सर 100 रुपए फेस वैल्यू का 10% अगर हम देखें तो 10 रुपए रहेगा। और रिडम्पशन कितने पे होना है, कुछ बोला है क्या, नहीं बोला, तो अगेन एज्यूम टू बी एट फेस वैल्यू, तो रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपए, 100 रुपए, ओके। और नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड में क्या करोगे, जो मार्केट प्राइस है उसको कंसिडर करना, नेट प्रोसीड इज इक्वल टू मार्केट प्राइस 80 रुपए, नंबर ऑफ ईयर्स 17 से 22, 5 साल बस। और अगर टैक्स रेट लिखना चाहो, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं हम टैक्स रेट को, 35%। नाउ वैल्यूज पुट करो, 10 रुपए इंटू 1 माइनस 0.35 प्लस आरवी 100 होगा माइनस नेट प्रोसीड 80 डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ईयर्स कितना 5 ईयर्स, होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, ओके। कितना होगा 10 इंटू 0.65, ये हो गया 6.5, फिर 100 माइनस 80, 20 होगा, 20 डिवाइड बाय 5 4 हो जाएगा। और 100 और 80 का एवरेज डिवाइड बाय 2 है ना, तो एवरेज ही होगा, तो 100 प्लस 80, 180 डिवाइड बाय 2 90 इंटू किया 100, कितना आएगा। कोई भी कैलकुलेशन अपना दिमाग लगा के मत करो, कैलकुलेटर है उस पर कर सकते हैं आप, लगाओ दिमाग तो बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं होना चाहिए। 11.6666, तो 67% कर दें, 11.67%, डन। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सर, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं बिल्कुल, बस इसमें नया क्या था हाईलाइट करवा दिया मैंने, मार्केट प्राइस ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स और करंट कॉस्ट पूछा गया। 5 साल पहले, 5 years ago, सोना लिमिटेड इश्यूड 12% irredeemable debentures at rupees 103, है ना। क्या था सर, ये डिबेंचर्स इशू किए हैं 12% वाले, इरिडीमेबल बोल रहे हैं, इरिडीमेबल मतलब रिडम्पशन नहीं होना, परपेचुअल है, फेस वैल्यू है 100 रुपए और इशू कितने पे किया 103, करंट मार्केट प्राइस भी दे रखा है, टैक्स रेट, और पूछा गया करंट कॉस्ट। अब बताओ, अब तुम इश्यू प्राइस को लोगे या मार्केट प्राइस को लोगे। सर जब भी करंट कॉस्ट पूछा जाए
तो मार्केट प्राइस ही नेट प्रोसीड होगा। तो फॉर्मूला लगाओ कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स का, रिडीमेबल वाला या इररिडीमेबल वाला? सर इस बार इररिडीमेबल वाला, इस बार इररिडीमेबल वाला। ये रिडीमेबल नहीं है, इररिडीमेबल है, इररिडीमेबल डिवेंचर्स। ओके, क्या लगेगा फॉर्मूला? सर ये इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड। छोटा फॉर्मूला लगेगा ना, आरबी का तो जरूरत ही नहीं, रिडम्पशन होगा ही नहीं तो आरबी का मतलब ही नहीं है। इंटरेस्ट कितना? 100 रुपए का 12%, 12 रुपए। टैक्स रेट 35%। नेट प्रोसीड कितना? नेट प्रोसीड होगा 94 करंट मार्केट प्राइस। ओके, तो 12 इंटू 0.65 किया 7.8 आया, 7.8 डिवाइडेड बाय 94 इंटू 100, डिवाइड बाय 94 इंटू 100 कितना? 8.29, 8.29787, 79 कर सकते हो या 298 भी कर सकते हो ना, 298 भी कर सकते हो। ठीक है, डन। तो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था ना, जो 2 फॉर्मूलाज, उस पर जितना प्रैक्टिस करना था अपन ने कर लिया है। अब क्या करें सर? अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हम करेंगे। तो देखते हैं सर इसमें और उसमें कोई फर्क है क्या? ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। तुमको मैं यहां से समझाता हूँ। देखो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा, आप चाहो तो क्या ले सकते हो? कैश ले लो या शेयर्स ले लो। आप चाहो तो डिबेंचर्स के रिडम्पशन के टाइम आप क्या ले लो? कैश ले लो, या फिर आप चाहो तो क्या कर लो? नंबर ऑफ शेयर्स ले लो कैश के बदले में, मतलब कैश की जगह आप डिबेंचर्स के बदले में आप क्या ले लोगे? शेयर्स। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप कैश लो या शेयर लो। क्या लेना चाहोगे? कैश लेना चाहोगे कि शेयर लेना चाहोगे? बताओ, तुम पे छोड़ा कि डिवेंचर के रिडम्पशन के टाइम में तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम डिवेंचर्स के बदले में तुम शेयर भी ले सकते हो, कैश भी ले सकते हो। तुम क्या लेना चाहोगे? सोच के बताओ। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर कैश ले लेंगे, है ना, कैश आएगा तो शेयर्स तो अपने आप आ जाएंगे, खरीद लेंगे शेयर्स। कोई बोले नहीं नहीं सर शेयर्स लेंगे। क्यों लेंगे? उनके दिमाग में एक आंसर चल रहा है, सर शेयर्स की वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना, तो शेयर्स लेंगे। अब डिपेंड करता है ना कि शेयर की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी क्या होगा। तो सर अनसर्टेनिटी है, फिर तो हम कैश लेंगे। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन। रिडम्पशन के टाइम पे तुमको ऑप्शन मिलेगा कि तुमको कैश लेना है कि शेयर लेना है, तो वहां पे तुमको साफ साफ दिखेगा ना कि किधर तुमको फायदा है। कैश लेने में फायदा होगा तो कैश लेना, शेयर लेने में फायदा होगा तो शेयर लेना, जिसका वैल्यू तुमको ज्यादा दिखे बोलोगे ना। ऑब्वियसली कोई भी समझदार इंसान क्या करेगा? जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वही लेगा। आई होप तुम भी वही लोगे, है ना। चलो, तो क्या करें? कैलकुलेशन ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर कैसा होगा सर? रिडम्पशन होगा इसका? बिल्कुल होगा। तो कैसा, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? रिडीमेबल डिबेंचर वाला लगाना है, रिडीमेबल डेट वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना होगा। ठीक है, वाइल डिटरमाइनिंग इट्स रिडीमेबल वैल्यू अपने को ध्यान क्या रखना है फॉर्मूला में? सिर्फ रिडम्पशन वैल्यू डिटरमाइन करते टाइम ध्यान रखना है। आप क्या लेंगे? ऑल डिबेंचर होल्डर विल चूज द ऑप्शन विच हैज हायर वैल्यू, है ना। हर किसी का दिमाग यही कहेगा कि भैया जहां ज्यादा मिले वही ऑप्ट करो। तो फटाफट से एक क्वेश्चन तुमको यहीं पे करवा देता हूं। अ कंपनी इश्यूड 10,000 15% convertible debentures of ₹100 each with a maturity period of 5 years। तो ये कंपनी ने क्या किया? 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं, 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, 15% इज द कूपन रेट जिस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है ना, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट। With a maturity period 5 years, at maturity debenture holder will have the option। Okay, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि भैया ऑप्शन है टू कन्वर्ट द डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इन द रेशियो ऑफ 10 शेयर्स फॉर ईच डिवेंचर। हर डिवेंचर के बदले आपको 10 शेयर लेने का ऑप्शन है। करंट मार्केट प्राइस 12 रुपए है और ग्रोथ रेट कितना है? 5% है। ग्रोथ रेट कितना है? 5% है। ओके, करंट मार्केट प्राइस 12 रुपए, ग्रोथ रेट 5% है। सर ये क्यों दे रखे हैं? ये डेटा का क्या रोल है अपने को? अभी तक तो करंट मार्केट प्राइस किसका है? मार्केट प्राइस एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर है। शेयर का अभी का रेट दे रखा है और ग्रोथ रेट दे रखा है 5%। क्या मैं 5 साल बाद क्या उस शेयर का मैं प्राइस पता कर सकता हूं? बिल्कुल सर। 12 रुपए आज है ना, हर साल ग्रोथ रेट 5% है, तो 12 रुपए पहले साल 5% बढ़ेगा, फिर 5% बढ़ेगा, फिर 5% बढ़ेगा, फिर 5% बढ़ेगा और फिर 5% बढ़ जाएगा। और ऐसा करके ये कितना आ जाएगा?
सर 5 साल है और हर साल ग्रोथ रेट 5% है, तो प्लस 5% मैंने 5 बार कर दिया। कैलकुलेटर पे देखता हूँ 12 लिखा मैंने, प्लस 5% 1, प्लस 5% 2, प्लस 5% 3, प्लस 5% 4, प्लस 5% 5, और ये वैल्यू निकल के आया है 15.31, 15.315। मतलब 5 साल बाद तो शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा 15.315। आपको कितने शेयर मिल रहे हैं? सर हमको तो एक डिवेंचर के बदले 10 शेयर मिल रहे हैं। एक शेयर का प्राइस अगर 15.315 है तो 10 शेयर का कितना होगा 153.15। अच्छा कैश कितना मिलेगा 5 साल बाद? कैश कितना मिलेगा? शेयर का तो हमने देख लिया कि भैया 15 रुपए 31 पैसे का एक शेयर मिलेगा, मतलब अपने को टोटल 10 शेयर मिलने वाले हैं, तो 153.15 वैल्यू के शेयर मिलेंगे एक डिवेंचर के बदले। कैश कितना मिलेगा? कुछ बोला है क्या? नहीं बोलता तो क्या मानते हैं? कैश कितना मिलता है? एट फेस वैल्यू, रिडम्पशन एट फेस वैल्यू, सेम भाई। तो कैश कितना मिलेगा 100 रुपए। अब बताओ कैश लोगे 100 रुपए या 153.15 रुपीज के शेयर्स लोगे? सब कहेंगे सर शेयर्स लेंगे, है ना। तो अपने पास क्लियर है कि हम सब रिडम्पशन के टाइम में क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे? शेयर्स वाला ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, कॉस्ट ऑफ डेट का जब फॉर्मूला अप्लाई करेगी तो रिडम्पशन वैल्यू में 100 रुपए लेवे या 153.15 लेवे? ऑब्वियसली 153.15 लेना होगा। अच्छा सर इसको कैलकुलेट करने का और कोई शॉर्ट तरीका है क्या? मैं कहा है ना, प्लस 5% प्लस 5% ऐसा कर रहे हो, इससे अच्छा ये यूज करो ना तुम 12। अच्छा एक बात बताओ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 12 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, 5 बार करना है ना, इंटू 1.05। क्या ऐसा लिख सकता हूँ प्लस 5% कैलकुलेटर पे करूं या कैलकुलेटर पे इंटू 1.05 कर दूं? बात एक ही होगा। देखो या इंटू 105% कर दूं, इंटू 105% भी तो वही बात है, प्लस 5% या इंटू 105%, एक ही बात होता है। प्लस 5% मतलब जो वैल्यू है 100 में 5% ऐड हो जाएगा, और इंटू 105% मतलब भी वही बात होता है ना, ध्यान रखना इस चीज का। प्लस 5% या मल्टीप्लाइड बाय 105% एक ही बात होता है। अब 105% करो चाहे 1.05 करो एक ही बात होता है वो भी। तो 12 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 कितना है 15.315। अब मैंने कहा यार इतना भी करने की क्या जरूरत है, जब 1.05 को तुम्हें 5 बार मल्टीप्लाई करना है तो 1.05 की पावर 5 लगा दो। ओ ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो 12 इंटू 1.05 की पावर 5, सिंपल ऐसा लगा दो, काम हो जाएगा। इससे हमारे पास 5 साल बाद का शेयर का प्राइस निकल के आएगा 15.315। कैसा 1.05 की पावर 5 सोल्व करना ना, तो क्या करूंगा 1.05 लिखा कैलकुलेटर पे, इनटू किया, इक्वल टू किया। ऐसा करने से क्या हो गया, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, फिर इक्वल टू किया 3 बार मल्टीप्लाई, इक्वल टू किया 4 बार मल्टीप्लाई, इक्वल टू किया 5 बार मल्टीप्लाई हुआ। देन ये क्या आ गया 1 रुपए। अगर शेयर का प्राइस होता ना 1 रुपए आज, तो 5 साल बाद कितना होता 1.27 होता, लेकिन शेयर का प्राइस आज 12 है ना, तो इंटू कर दो 12 से 15.315। ये तो एक शेयर का हुआ, 10 शेयर मिलेंगे तो टोटल वर्थ कितना हुआ 153.15। अब बताओ कैश 100 रुपए या शेयर 153.15? सर 153.15। ओके तो रिडम्पशन वैल्यू क्या हो गया, रिडम्पशन वैल्यू हमने डिसाइड कर लिया है कितना होगा 153.15। दैट्स इट। बस यही इसमें अलग था, यही इसमें सेपरेट था, है ना, कुछ अलग कुछ न्यू था, कुछ न्यू था। बाकी सेम वही फॉर्मूला लगना है कॉस्ट ऑफ डेट वाला रिडीमेबल डिवेंचर्स के केस में। ओके अब फॉर्मूला लगा दें क्या? लगाओ फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ डेट का, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स क्या लगेगा फॉर्मूला, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 इंटू 100। ओके इंटरेस्ट कितना, सर इंटरेस्ट है 100 रुपए फेस वैल्यू, 100 रुपए का 15%, 15 रुपए। टैक्स रेट कितना, टैक्स रेट दे रखा है 35% टैक्स रेट है। ओके प्लस रिडम्पशन वैल्यू क्या कंसीडर करना है 153.15 जो हमने कैलकुलेट किया था शेयर्स का। डिबेंचर्स के बदले आपको एक डिबेंचर के बदले 10 शेयर मिलेंगे और उन 10
शेयर का टोटल वर्थ कितना है 153.15। तो रिडम्पशन वैल्यू कितना कंसिडर करना है 153.15 माइनस नेट प्रोसीड क्या करोगे, इश्यू के टाइम में कितना कलेक्ट हुआ, इश्यूड किया कितने पे का 10,000 डिवेंचर से 100 रुपए वाला इश्यू किया, कुछ बोला नहीं इश्यू प्राइस के बारे में, इश्यू एक्सपेंसेस के बारे में, तो क्या मानना है एट फेस वैल्यू, क्या मानोगे रिडम्पशन हो चाहे इश्यू हो, अगर कुछ ना बोला जाए तो क्या मानोगे एट फेस वैल्यू 100 रुपए। ओके, डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, होल डिवाइडेड बाय आरवी 153.15 प्लस एनपी 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ओके, कितना आएगा, करो एक स्टेप और कर सकते हैं क्या, बिल्कुल एक स्टेप और कर सकते हैं, 0.65 इंटू 15 9.75 प्लस 153.15 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5 10.63 ओके, होल डिवाइडेड बाय कितना 153.15 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 126.575 इंटू 100। ओके, ये वाली कैलकुलेशन है ना मेरा किया हुआ था, ऑब्वियसली मैंने कहा ना रेगुलर कम एग्जाम ओरिएंटेड है, तो ये मेरा किया हुआ था, तुम लोग इस पर एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, अभी के अभी वीडियो पॉज करके एक बार इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करना खुद से, है ना, या खत्म होने के बाद वापस जब रिपीट करो तो एक बार खुद से करना। नाउ क्या आएगा ये 9.75 प्लस 9.75 प्लस 10.63 डिवाइड किया 126.575 से इंटू 100 16.10%, 16.10%। डन। चलिए इसी के साथ अपना क्या हो जाता है, ये कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कंप्लीट हो जाता है, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कंप्लीट हो गया है ना। तो सर ये भी लिखें क्या, बिल्कुल ये सब चीजें ना लिखनी चाहिए आपको, इससे क्या रहता है लास्ट में याद रहेगा तुमको कि भाई ये सब पढ़ाया गया था हमको, ये सब ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, इसकी कैलकुलेशन के ऑप्शंस है, वहां ना लिखो तो तुम यहाँ लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हो दिस वन यहाँ पर, ठीक है। चलिए डन, हाँ सर डन। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और उसके दो ही क्वेश्चन है हाँ, लेकिन मैंने क्या कर रखे हैं अपने नोट्स में थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन लिखवा रखे हैं, तो वहां चलते हैं, आ जाओ। कॉस्ट ऑफ ये हो गया कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल इमेज है थोड़ा सा हैंड रिटन में भी लिखवा देता हूं, देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलिए हाँ जी, लिखिएगा साथ साथ कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, अभी जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, ताकि तुम्हारा ये हैंड रिटन नोट्स भी क्या रह जाए, कंप्लीट रह जाए। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, सर लास्ट में सिर्फ ये पढ़ के चले जाए तो काम हो जाएगा क्या, जब पूरा पढ़ाया था ना पूरा ही पढ़ लेना, कुछ क्वेश्चंस उसमें रहेंगे कुछ क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, तो ऑब्वियसली पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ फिर भी लास्ट टाइम में सर एकदम लास्ट डे रिकॉल करें तो कर सकते हैं, सिर्फ हैंड रिटन से रिकॉल किया जा सकता है, क्योंकि सब कुछ लिख तो रहे हैं अपन लोग, ठीक है, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो लास्ट डे रिवीजन के लिए आपकी क्या हो जाएंगे ये हैंड रिटन नोट्स काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर, here debenture holders have two options, डिवेंचर होल्डर्स के पास क्या है, दो ऑप्शंस होते हैं, ऑन मैच्योरिटी डेट क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट टू रिसीव कैश और दूसरा टू रिसीव शेयर्स। पहला तो हो गया टू रिसीव कैश और दूसरा हो गया है टू रिसीव इक्विटी शेयर्स। जनरली इक्विटी शेयर्स
प्रेफरेंस नहीं देते इक्विटी शेयर्स। ओके, टू रिसीव इक्विटी शेयर्स। अब ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, रिडम्पशन वैल्यू क्या कंसिडर करना है। जो आपका रिडम्पशन वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा हायर ऑफ कैश, हायर ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, कैश या जो भी आपको शेयर्स मिलने वाले हैं उनका वैल्यूएशन, हायर ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर फॉर्मूला कैलकुलेशन कैसा रहेगा, कैलकुलेशन सेम रहेगा रिडीमेबल डेट जैसा। कैलकुलेशन will remain same as for redeemable debt, तो रिडीमेबल डेट के केस में जो आप कॉस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, KD इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस C प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय 2 इंटू 100, वही वाला फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है, लिख दूं क्या यहाँ पे, हाँ लिख दो सर। KD आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस T प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 बस ध्यान किसका रखना, RV का, रिडम्पशन वैल्यू का। ठीक है, रिडम्पशन वैल्यू का। ओके सर, ये नोट्स हमको व्यू ओनली में आपके यहाँ पे कॉमर्स एजुकेटर के पोर्टल पे लगे हुए रहेंगे। कोई मोबाइल से देख रहा है तो मोबाइल में, लैपटॉप से देख रहा है तो यस वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पे व्यू ओनली के लिए यहाँ पे लगे रहेंगे, क्योंकि आप साथ साथ लिख तो रहे हैं बट फिर भी कुछ बच्चे है ना बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, मान लो जिसने कोर्स लिया हो, मान लो किसी ने 2 महीने के लिए वैलिडिटी का कोर्स ले लिया हो, हालांकि इंटर में अभी है नहीं बट ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन रहता है कि ठीक है वो देख सकता है वहां पे। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जितना ड्यूरेशन का वैलिडिटी रहता है उतना ड्यूरेशन के लिए आपको सर्विसेज मिलता है, मतलब नोट्स वगैरह जो अपलोडेड है उतना ड्यूरेशन के लिए ही रहेगा, उसके बाद नहीं रहता है। जैसे ही वैलिडिटी खत्म, क्लासेस भी खत्म हो जाता है, नोट्स भी खत्म हो जाता है, तो कोई ऐसा मत सोचना कि नोट्स बाद तक रहेगा। ठीक है, चलिए। होते हैं कई बच्चे आते हैं, सर हमने सोचा था कि ये तो बाद तक रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। जो फॉर्म जो चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं वो डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके बाद तक रह जाएगा। बाकी क्लासेस हुआ या जो नोट्स व्यू ओनली के लिए रहा, वो सब आपका जितना ड्यूरेशन का वैलिडिटी होता है उतना ड्यूरेशन तक का ही रहेगा ना। अब क्या करें सर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फटाफट से कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों, जिसको डेट आ गया ना उसको प्रेफरेंस शेयर यूं आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सर इसमें इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो इरिडीमेबल, दूसरा रिडीमेबल। तो आप खुद फॉर्मूलाज बना सकते हैं, आप खुद फॉर्मूलाज बना सकते हैं। केपी आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला, केपी आफ्टर टैक्स किस केस में, पहले रिडीमेबल और फिर इरिडीमेबल, या कैसे भी, पहले इरिडीमेबल और देन रिडीमेबल। कॉस्ट ऑफ, इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, केडी आफ्टर टैक्स फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डेट नहीं, केपी आफ्टर टैक्स। डेट में तो इंटरेस्ट देते थे, प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या देते हो, डिविडेंड देते हो, तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। सर इसको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को आफ्टर
आफ्टर टैक्स नहीं करते क्या? नहीं, प्रेफरेंशियल डिविडेंड इनटू 1 माइनस टी नहीं किया जाता। क्यों सर? कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ाया था ना, डिविडेंड पे किसी तरह का कोई टैक्स सेविंग नहीं होता है। डिविडेंड इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड कोई खर्चा नहीं होता जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट, और गवर्नमेंट को फिर टैक्स कम देना पड़ेगा। नहीं, इसकी वजह से कोई टैक्स सेविंग नहीं होता, इसलिए इसको आफ्टर टैक्स भी नहीं करना होता। ये अपने आप में क्या है? आफ्टर टैक्स है, नेट कॉस्ट है, इसमें किसी तरह का कोई टैक्स सेविंग कंसिडर नहीं होता। नाउ केपी आफ्टर टैक्स। रिडीमेबल के केस में क्या होगा? रिडीमेबल के केस में प्रेफरेंशियल डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 ओके, ठीक है, डन। सर इसका मतलब सिंपल इंटू 1 माइनस टी नहीं करना है। तो सर एक बात बताओ, फिर बिफोर टैक्स का फॉर्मूला कैसा बनेगा? फिर बिफोर टैक्स, पहली बात तो तुमसे कोई पूछेगा नहीं बिफोर टैक्स, ठीक है, फिर भी चलो बताना है, कोई पूछ ले, है ना, पूछना नहीं चाहिए क्योंकि आफ्टर टैक्स ही हमारे काम आता है WSCC वगैरह में। फिर भी कोई पूछे तो बता देना, किसी भी अमाउंट को, किसी भी वैल्यू को बिफोर टैक्स में, आफ्टर टैक्स को अगर बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना होना तो 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करना होता है। सिंपल, जैसे आफ्टर टैक्स करने के लिए 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही बिफोर टैक्स करने के लिए 1 माइनस टी से डिवाइड कर देते हैं। नाउ ओके, ये लाइन लिख देता हूं, नो टैक्स सेविंग ड्यू टू प्रेफरेंशियल डिविडेंड, नो टैक्स सेविंग ड्यू टू प्रेफरेंशियल डिविडेंड, डन। तो याद रहेगा कि भैया प्रेफरेंशियल डिविडेंड को आफ्टर टैक्स नहीं करना, इंटू 1 माइनस टी नहीं करना है, वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स ही है। चलिए एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, a company issues 12% preference shares, 12% preference shares of rupees 100 each, of rupees 100 each at rupees 95, 100 रुपए वाला प्रेफरेंस शेयर 95 पे इशू किया। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बस इतना सा क्वेश्चन। हाँ, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? रिडीमेबल वाला या इरिडीमेबल वाला? सर रिडम्पशन की तो कोई इन्फो ही नहीं है, तो इसका मतलब हम इरिडीमेबल वाला लगाएंगे फॉर्मूला। केपी आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू कौन सा? इरिडीमेबल वाला। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड किसका? वो हमेशा फेस वैल्यू का, 100 रुपए का 12%। नेट प्रोसीड कितना, इश्यू प्राइस कितना है, कितने पे इश्यू किया? 95 पे, तो ये लो जी 95 इंटू 100, तो 12 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100 किया 12.63, 12.63%, 6315 वगैरह वगैरह है, तो 63%। सर इसका मतलब देखा जाए कूपन रेट 12 है लेकिन इफेक्टिवली 12.63% हमको कॉस्ट आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने डिस्काउंट पे इशू किया, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स आपने डिस्काउंट पे इशू किया। सर शेयर तो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, ये क्वेश्चन था, है ना, बस उसको क्वेश्चन की तरह कंसिडर करना, रूल की तरह कंसिडर मत करना। ओके ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर, प्रेफरेंस शेयर में सेकंड एग्जाम्पल, अ कंपनी इश्यूड a company issued 10% preference shares, 10% preference shares of rupees 100 each, of rupees 100 each at rupees 95, at rupees 95, comma redeemable, redeemable after 5 years, redeemable after 5 years
एट ₹110। इस बार इशू 95 पे हुआ है, लेकिन रिडम्पशन का डिटेल गिवन है। तो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर का तुमको कॉस्ट बताना है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो इस बार फॉर्मूला कौन सा लगेगा? इस बार रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगेगा। तो केपी आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इंटू 1 माइनस टी मत कर देना, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 इंटू 100। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना सर? 100 रुपए का 10%, 100 रुपए का 10%, तो 100 रुपए फेस वैल्यू इंटू 10%, ठीक है। प्लस आरवी रिडम्पशन वैल्यू कितना? 5 साल बाद 110 पे रिडीम होगा। नेट प्रोसीड कितना? इश्यू कैसे हुआ था? 95 पे, तो 95 इज द नेट प्रोसीड। रिडम्पशन पीरियड कितना? 5 साल बाद, तो 5 से डिवाइड किया। डिवाइड में क्या करना? डिवाइड के अंदर अपने को करना है 110 आरवी हो गया, एनपी कितना? एनपी 95 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 इंटू 100। अब बार बार मैं नहीं लिख रहा अलग से कि आरवी ये है, नेट प्रोसीड ऐसा कैलकुलेट हुआ, एग्जाम में लिख के आना तुम लोग, है ना, लेकिन अभी तो अपने को आ गया ना ये। चलो देखो, 100 इंटू 10% कितना? 10 हो गया। 110 माइनस 110 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 5, 3 हो गया। देन 110 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, 102.5, 102.5 इंटू 100 कितना आएगा ये? 13 डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100 किया, 12.68, 12.6829, तो 12.683 कर सकते हो आप, ठीक है, 12.683। नाउ नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन दे दूं तुमको यहाँ पे, एक और क्वेश्चन दे दूं तुमको। चलो देखो, लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, अ कंपनी इश्यूज, सेम पैटर्न पे है ना, सेम पैटर्न पे कर सकते हो, बस प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। अ कंपनी इश्यूज 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% preference shares of ₹100 each, of ₹100 each at ₹105, at ₹105, redeemable after 5 years, 5 साल बाद रिडम्पशन होना है, at ₹110, at ₹110, ओके, 5 साल बाद रिडम्पशन होना है, कितने पे? 110 रुपए। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, calculate the cost of preference shares, calculate the cost of preference share। सॉल्यूशन करो फटाफट से। सर अब क्या हम स्पीड में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। अब तुमको आई थिंक याद हो गया होगा, रट गया होगा ना, केपी आफ्टर टैक्स, केपी आफ्टर टैक्स फॉर्मूला क्या रहेगा? रिडम्पशन वाला रहेगा, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना सर? 100 रुपए का 12% फेस वैल्यू पे होगा हमेशा। रिडम्पशन वैल्यू 110 रुपए बोला। नेट प्रोसीड 105 रुपए, इश्यू कितने पे गया? 105। लाइफ कितनी? 5 साल। होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, देखो कितना आ रहा है? 12।
और 110 माइनस 105, 5 हुआ, 5 डिवाइड बाई 5 1, 110 और 105 का एवरेज 107.5 हो जाएगा। ओके, कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। 13 डिवाइड बाय 107.5 इंटू 100, 12.093, 12.093 हो गया, सिंपल। अच्छा ये सर ये क्या है, पर एनम है? हाँ बिल्कुल, ये सब पर एनम है ना, ये पूरा साल भर का, तो पर एनम और लगा देना सब में। चलिए एक यहां पर तुमको क्वेश्चन करने के लिए देता हूं एग्जांपल में। A company issues 10% preference shares, 10% preference shares of rupees 100 each, of rupees 100 each at rupees 95, at rupees 95. Redeemable, redeemable after 5 years, सबका रिडम्पशन सर 5 साल में, हाँ, at rupees 90, at rupees 90. Calculate the cost of preference shares. ये तुम करके लाओगे, मैं बताऊंगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए ना अभी, एक तो बुक में था और एक यहां पर हो गया अपने रजिस्टर में। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, नाउ अब क्या करें, अब एक ना वापस इधर बुक में आओ, यहां पर क्या करना है, यहां पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल के केस में फॉर्मूला क्या रहेगा, केपी का, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर टैक्स का, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड, और परसेंटेज में बनाने के लिए इनटू 100। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का केपी का फॉर्मूला आफ्टर टैक्स का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। डन, ठीक है, दोनों हमने लिख दिया। नाउ अब क्या करें, ये वाला भी घर पे करना है तुमको और ये वाला भी तुमको घर पे करना है ना, खुद से करना है। और इन सब के 2 और 2 4 क्वेश्चन के आंसर मैं क्या करूंगा, तुमको मेरी नेक्स्ट क्लास में शो कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इससे अपना टाइम भी बच जाएगा और तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखें, फिर घर पे क्या करना, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दोनों चीजें आप क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कौन सा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड